हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है बाज़ार। यानी आज हम समझने वाले हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार क्या होता है। तो बाज़ार को समझने के लिए उसमें एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो आज के वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाले बाज़ार के बारे में, चलिए उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मार्केट का परिचय यानी बाज़ार का इंट्रोडक्शन क्या है। फिर बाज़ार की परिभाषाएँ यानी डेफिनेशन ऑफ मार्केट। फिर बाज़ार की विशेषता यानी बाज़ार की प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। फिर बाज़ार का वर्गीकरण यानी बाज़ार को अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितने भागों में किसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। फिर जानेंगे कि बाज़ार के विस्तार को प्रभावित करने वाले तत्व यानी फैक्टर इफेक्टिंग द एक्सटेंस ऑफ मार्केट यानी बाज़ार के विस्तार को कौन कौन से तत्व है जो इसे प्रभावित करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसको समझते हैं। चलिए अब बाज़ार का परिचय यानी इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो समानतः बाज़ार शब्द का अर्थ उस स्थान विशेष से लगाया जाता है जहाँ पर वस्तुओं के क्रेता तथा विक्रेता एकत्रित होकर अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने तथा खरीदने का कार्य करते हैं। जनरली बाज़ार जो होते हैं क्या होता है, एक विशेष स्थान पर लगे होते हैं जहाँ पर क्रेता विक्रेता जमा होकर अपनी अपनी वस्तुओं को खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस बाज़ार का हम अध्ययन करते हैं उस बाज़ार में उपयुक्त शर्तों का होना आवश्यक नहीं है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि क्रेता एवं विक्रेता एक किसी विशेष स्थान पर ही जमा होंगे तभी वो बाज़ार कहलाएगा। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार होने के लिए एक स्थान पर क्रेता एवं विक्रेताओं का होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जिस स्थान पर वस्तु का स्टॉक होता है वहीं पर वस्तु का क्रय विक्रय होना आवश्यक नहीं है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार होने के लिए किसी एक विशेष स्थान पर क्रेता एवं विक्रेताओं का जमा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि वर्तमान समय में कि क्रेता कहीं और होते हैं और विक्रेता कहीं और होते हैं, फिर भी दोनों एक वस्तुओं का खरीद बिक्री करते हैं। तो वो सारा भी क्षेत्र क्या होता है, बाज़ार के अंतर्गत आता है। और दूसरा बात है कि जिस स्थान पर वस्तु का स्टॉक होता है ज़रूरी नहीं कि वहीं पर वस्तुओं का बेचा जाए या वहीं से वस्तुओं को खरीदा जाए। इधर खिसक जाता है। बाज़ार की परिभाषा प्रोफेसर कुर्नो के अनुसार अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का अर्थ किसी स्थान विशेष से नहीं लगाया जाता जहां वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जिसमें वस्तुओं के समस्त क्रेता और विक्रेता के बीच इस प्रकार संपर्क होता है कि वस्तुओं की कीमत की प्रवृत्ति शीघ्रता एवं सुगमता से समान होने की पाई जाती है। इसका मतलब है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाज़ार जो है उस शब्द का मतलब ये नहीं है कि किसी एक विशेष स्थान में क्रेता और विक्रेता किसी वस्तु का क्रय एवं विक्रय करेंगे तभी वो बाज़ार कहलाएगा। इसका मतलब वो नहीं, इसका मतलब क्रेता और विक्रेता किसी भी स्थान में अगर किसी वस्तु का वो क्रय विक्रय करते हैं जिनकी वजह से किसी वस्तु की कीमत समान हो जाती है तो उसे हम लोग बाज़ार कहते हैं। इसके बाद है बाज़ार की विशेषताएं, यानी बाज़ार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो बाज़ार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, एक क्षेत्र का होना, यानी किसी बाज़ार की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें एक क्षेत्र होता है। अर्थशास्त्र में बाज़ार शब्द का प्रयोग किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं किया जाता बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जहां क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं तथा उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। नंबर 2, एक वस्तु यानी वन कमोडिटी। समानता व्यवहार में कई वस्तुओं का एक ही बाज़ार होता है लेकिन अर्थशास्त्र में एक वस्तु का एक ही बाज़ार होता है। यानी समानता देखते हैं कि किसी बाज़ार में सभी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर किसी भी वस्तु अगर एक वस्तु है तो उसका एक ही बाज़ार होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी, मछली बाज़ार आदि। दूसरे शब्दों में अगर बात कहें तो किसी वस्तु की अर्थशास्त्र के अंतर्गत जितनी वस्तु होगी उतना ही बाज़ार होगा। ठीक है। उसके बाद आता है क्रेता एवं विक्रेता, बायर एंड सेलर। क्रेता एवं विक्रेता दोनों ही बाज़ार के अभिन्न अंग होते हैं चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। अतः क्रेता अथवा विक्रेता में से किसी एक की अनुपस्थिति में बाज़ार की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी बाज़ार में क्रेता एवं विक्रेताओं की होना जरूरी है, चाहे उनकी संख्या कितनी क्यों ना हो, कम बेसी हो सकता है पर वहाँ क्रेता और विक्रेताओं का होना जरूरी है। अगर इनमें से किसी एक का भी अनुपस्थिति रहेगा तो बाज़ार नहीं हो सकता है। नंबर 4 होता है स्वतंत्र प्रतियोगिता, यानी वहाँ पर कंपटीशन, स्वतंत्र प्रतियोगिता।
बाजार के लिए यह आवश्यक है कि क्रेता और विक्रेताओं के बीच स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए अथवा सौदे करते समय किसी प्रकार का उस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये बाजार का भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद आता है एक मूल्य यानी वन प्राइज। बाजार में जब क्रेता और विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है तब वस्तुओं के मूल्य में समानता होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी किसी बाजार में किस सभी वस्तु का मूल्य एक तभी हो सकता है जब उन क्रेता और विक्रेताओं के बीच आपस में प्रतियोगिता हो, तभी किसी वस्तु का एक मूल्य हो सकता है। बाजार का वर्गीकरण। अब जानते हैं कि बाजार का कितने भाग, अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार को किन किन आधारों पर कितने भागों में बांटा गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो चलते एक एक करके समझते हैं। अब बाजार का वर्गीकरण का अगर बात करें तो सबसे पहला है नंबर ए में क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अगर क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण का बात करें तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 स्थानीय बाजार जिसे लोकल मार्केट कहते हैं। नंबर 2 प्रादेशिक बाजार जिसे रीजनल मार्केट कहते हैं। नंबर 3 राष्ट्रीय बाजार जिसे नेशनल मार्केट। और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिसे इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। अब इसको एक एक करके समझते हैं कि स्थानीय बाजार क्या है। सबसे पहले बात करें स्थानीय बाजार का, तो स्थानीय बाजार का अभिप्राय उस बाजार से है जो एक छोटे से क्षेत्र में स्थित होते हैं। स्थानीय बाजार उन वस्तुओं का बाजार होता है जिन वस्तुओं की मांग व्यापक नहीं होती है। स्थानीय बाजार के अंतर्गत वे वस्तुएं आती है जो सिर खराब होने वाली होती है, जैसे दही, दूध, सब्जी, अंडा तथा अगर भारवाही वस्तुओं की बात करें तो ईंट, पत्थर, रेत आदि। ये सब स्थानीय बाजार का मतलब होता है कि किसी एक छोटे से क्षेत्र में लगने वाली बाजार को हम लोग स्थानीय बाजार कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर उन वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है जिसकी डिमांड व्यापक नहीं होती, यानी जो आसपास के लोग खरीदते हैं उसी को हम लोग स्थानीय बाजार कहते हैं। उसके बाद आता है प्रादेशिक बाजार जिसे हम लोग रीजनल मार्केट कहते हैं। अब रीजनल मार्केट क्या है? प्रादेशिक बाजार को प्रांतीय बाजार भी कहा जाता है। याद रखिए, प्रादेशिक बाजार को हम लोग प्रांतीय बाजार भी कहते हैं। अब प्रांतीय बाजार से यहाँ पर एक बात क्लियर हो जा रहा है कि प्रादेशिक बाजार का मतलब होता है किसी एक खास क्षेत्र में फैले हुए मार्केट को हम लोग प्रादेशिक बाजार कहते हैं। प्रादेशिक बाजार का क्षेत्र स्थानीय बाजार से अधिक व्यापक होता है। प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति एक सीमा तक फैली होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में पगड़ी एवं धोती की मांग, राजस्थान में लाह की चूड़ियाँ एवं उत्तर प्रदेश में गांधी की टोपी। यानी प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो जो होती है उसकी मांग एवं पूर्ति एक खास क्षेत्र में, यानी उसके अपना जो किस वहाँ के रहने वाले लोगों के किसी एक खास जो क्षेत्र होता है उतने तक ही फैली होती है। जैसे अगर महाराष्ट्र में बात करें तो वहाँ के लोग ज़्यादा अपना फैशन, वहाँ अगर फैशन की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर लोग पगड़ी एवं धोती पहनते हैं। तो महाराष्ट्र में लगभग आसपास के क्षेत्र में ही धोती एवं पगड़ी एवं धोती जैसे वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति होती है। तो ये सब जो इसके अंतर्गत जो वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो प्रादेशिक बाजार के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा नंबर 3 में जो मार्केट है राष्ट्रीय मार्केट, इसे नेशनल बाजार कहते हैं। नेशनल बाजार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तुओं की मांग पूरे देश में की जाती है तब उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय बाजार होता है। यानी जब किसी वस्तु की मांग किसी एक विशेष क्षेत्र में ना होकर पूरे देश के अंतर्गत किया जाता है तो इससे वस्तु के बाजार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, जिसे हम लोग नेशनल मार्केट कहते हैं। और उदाहरण के लिए भारत में साड़ियों की मांग, चूड़ियों तथा धोतियों का मांग बहुत ऐसा की जाती है, इसलिए इन वस्तुओं का मांग राष्ट्रीय है। भारत में लोग देखते हैं कि साड़ी हो गई थी पूरे देश में इसका मांग होती है, इसलिए इस वस्तु जो हमारा साड़ी है ये वस्तु क्या है, इस जो वस्तु का बाजार होगा वो पूरा देश में होगा, इसलिए वो राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इस तरह जितना भी वस्तु है जिसका मांग पूरे देश में की जाती है वो राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या है? जब किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता संसार के कोने कोने में फैले हुए या जब वस्तुओं की मांग विश्वव्यापी हो, यूनिवर्सल, जब किसी वस्तु का डिमांड पूरे विश्व में किया जाता हो तब ऐसी वस्तुओं के बाजार को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, कपास, पटसन आदि वस्तुओं का मांग अंतर्राष्ट्रीय होता है। जैसे हम देखते हैं कि सोना की डिमांड लगभग सभी देश में होती है, इसलिए वस्तु जो है पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंतर्गत इसका क्रय विक्रय होता है। ठीक है। अब तो बाजार का कल उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है नंबर बी में, एक में हम लोग देखें कि क्षेत्र के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अब हम जानते हैं
समय के आधार पर, यानी कि समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट बेसिस ऑन द टाइम। ठीक है, बाजार के आधार पर भी बाजार का हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। ठीक है, नंबर 1 अति अल्पकालीन बाजार, जिसे लोग वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। नंबर 2 अल्पकालीन बाजार, जिसे लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट बोलते हैं। और दीर्घकालीन बाजार, जिसे लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। और अति दीर्घकालीन बाजार को हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इसको समझते हैं कि अति अल्पकालीन बाजार क्या है, अल्पकालीन बाजार क्या, और दीर्घकालीन बाजार क्या, और अति दीर्घकालीन बाजार क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अति अल्पकालीन बाजार का। तो अति अल्पकालीन बाजार को हम लोग दैनिक बाजार, इसे लोग डेली मार्केट कहते हैं। अति अल्पकालीन बाजार को हम लोग दैनिक बाजार भी कहा जाता है। अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत वस्तु की पूर्ति हमेशा स्थिर रहती है। ये बात यहाँ पर नोट कीजिए कि जो अति अल्पकालीन बाजार है वहाँ पर जो क्या होता है, किसी वस्तु का सप्लाई हमेशा कॉन्स्टेंट यानी स्थिर होती है। ठीक है, क्योंकि उत्पादकों के पास इतना समय नहीं होता कि वे मांग के अनुसार पूर्ति को बढ़ा सकें। अति अल्पकालीन बाजार में वस्तु की पूर्ति का प्रभाव शून्य होता है, जबकि मांग का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यानी अति अल्पकालीन बाजार क्या होता है, अति अल्पकालीन जो बाजार होता है उसे लोग, अति अल्पकालीन बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली दैनिक बाजार, डेली मार्केट भी कहते हैं। अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु का जो पूर्ति होता है हमेशा स्थिर होती है, और जबकि किसी वस्तु का पूर्ति जो सप्लाई होता है वो स्थिर होता है। और अति अल्पकालीन बाजार के अंतर्गत जो हमारा कीमत निर्धारण, किसी वस्तु का कीमत निर्धारण होगा उसमें मांग शक्ति का बहुत अधिक प्रभाव रहता है, क्योंकि पूर्ति स्थिर होने के कारण वहाँ पर अगर मांग घटेगा तो वस्तु की कीमत कम होगी, और अगर मांग बढ़ेगा तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। इस तरह से वहाँ पर जो वस्तु का बाजार मूल्य का निर्धारण करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो हमारा है मूल्य, यानी मांग शक्ति का ही प्रभाव अधिक रहता है, यानी डिमांड का ही ज़्यादा वहाँ पर पावर होती है। उसके बाद बात करें हम सेकेंड नंबर में अति अल्पकालीन बाजार। पहले हम जाने कि अति अल्पकालीन बाजार, अब अल्पकालीन बाजार लोग शॉर्ट पीरियड मार्केट कहते हैं। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या है, अल्पकालीन बाजार में अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा अधिक समय मिलता है। अल्पकालीन बाजार में अति अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा अधिक समय मिलता है। इस बाजार की समय अवधि 6 महीना के लगभग हो सकती है। ध्यान रखिए कि अल्पकालीन बाजार की जो अवधि होती है लगभग 6 महीने के लिए होती है। यदि किन्हीं कारणों से वस्तु की मांग बढ़ जाती है तब वस्तु की पूर्ति करने वाला एक सीमा तक वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकता है। यानी अल्पकालीन बाजार में क्या होता है, अगर किसी वस्तु की मांग अगर अधिक हुई है तो उसमें कुछ सीमा तक उसकी वस्तु की पूर्ति हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्पकालीन बाजार में भी मांग शक्तियों का अधिक प्रभाव होता है। अल्पकालीन बाजार में पूर्ति के सापेक्षा मांग शक्ति का ही अधिक प्रभाव रहता है, परंतु मूल्य में उतार चढ़ाव अति अल्पकालीन वेरी शॉर्ट मार्केट में, जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट था उसकी तुलना में अति अल्पकालीन बाजार में क्या होता है, अति अल्पकालीन बाजार की तुलना में अल्पकालीन बाजार में किसी वस्तु का कीमत में उतार चढ़ाव थोड़ा कम आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है दीर्घकालीन बाजार, जिसे बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब दीर्घकालीन से पता चल रहा है कि जिस बाजार का टाइम अधिक होगा इसलिए हम दीर्घकालीन बोलते हैं। दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत पूर्तिकर्ता को अधिक समय मिल जाता है। इस बाजार में मांग बढ़ने के साथ साथ पूर्ति को बढ़ाया घटाया जा सकता है। यानी दीर्घकालीन बाजार के क्या होता है, दीर्घकालीन बाजार के अंतर्गत उपभोक्ता को पास इतना समय होता है, तो उसके पास इतना अधिक समय होता है, कोई मांग के अनुसार पूर्ति को घटा या बढ़ा सकता है। पूर्तिकर्ता उत्पत्ति के साधनों में समन्वय अर्थात एडजस्टमेंट स्थापित कर सकता है। पूर्ति का प्रभाव महत्वपूर्ण होने के कारण वस्तुओं का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर निर्धारित होता है। इसीलिए दीर्घकालीन बाजार मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य या तो फिर समान मूल्य भी कहा जाता है। दीर्घकालीन बाजार में क्या होता है, दीर्घकालीन बाजार में जो उत्पादन करता है उनके पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार अपनी वस्तु का जो है पूर्ति, उसके लिए अपना प्लांट में भी वो परिवर्तन कर सकते हैं। जितना भी उनके पास उत्पत्ति के साधन है उसमें एडजस्टमेंट करके उत्पत्ति मांग के अनुसार पूर्ति को बराबर कर सकते हैं, जिसके कारण वहाँ जो वस्तु का जो मूल्य निर्धारण होता है वो समान मूल्य होता है। वहाँ पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होने के कारण वहाँ वस्तु का कीमत जो क्या होता है सामान्य जनरल प्राइस स्थापित होता है। ठीक है, अब इस तरह से हम देख लिए कि समय के आधार पर बाजार का वर्गीकरण हो गया। अब देखते हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, और नंबर सी में आता है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। अब प्रतियोगिता के आधार पर बाजार को 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर वन में आता है
पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नंबर 2 में आता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और नंबर 3 में आता है एकाधिकार बाजार। नंबर 1 में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, नंबर 2 में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और नंबर 3 में एकाधिकार बाजार, जिसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। अब चलिए समझते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या और एकाधिकार बाजार क्या है। तो सबसे पहले बात करें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की। तो जब बाजार में किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, तब बाजार को पूर्ण प्रतियोगिता कहा जाता है। इस प्रकार के बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब क्या होता है कि जब बाजार में खुली यानी स्वतंत्र रूप से जब क्रेता और विक्रेताओं के बीच किसी वस्तु को लेकर प्रतियोगिता होती है, तब उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ठीक है। उसके बाद था अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसे बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, इसमें क्या होगा कि अपूर्ण बाजार उस दशा को कहा जाएगा, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस दशा को कहा जाएगा जब क्रेता और विक्रेताओं को या कुछ क्रेता और विक्रेताओं को एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ या मांगा हुआ मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या कम होती है तथा उन्हें बाजार का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। प्रमुख रूप से इस बाजार में वस्तु विभेद किया जाता है। अब अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि यहाँ पर भी क्रेता और विक्रेता होते हैं, पर पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में यहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या कम होती है। और सबसे बड़ी बात होता है कि यहाँ पर एक क्रेता दूसरे को कितना भी वस्तु बेच रहा है वो तीसरे को पता नहीं होता है। यानी यहाँ पर किसी वस्तु का मूल्य सभी क्रेताओं को समान रूप से बराबर पता नहीं होता है कि वहाँ, जैसे कि मान लीजिए कोई दुकान वाला एक ही किसी वस्तु को अगर 10 रुपये में बेच रहा है तो तीसरा अगर उसको 15 रुपये में बेच रहा है तो दूसरे को पता नहीं कि वो कितना में बेच रहा है। और साधारणतः देखा जाता है तो हमारा मार्केट इसी में काम कर रहा है कि एक दुकानदार उसी वस्तु किसी और मूल्य में बेच रहा है तो तीसरा किसी और मूल्य में बेच रहा है। तो ये हमारा जनरल अगर समान बाजार का बात किया जाए तो ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही समान बाजार के अंतर्गत आ रहा है। और सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें एक होता है कि वस्तु विभेद किया जाता है। वस्तु विभेद का मतलब होता है कि सेम प्राइस में अलग अलग क्वांटिटी वाला वस्तु देना है। सेम प्राइस में रंग से प्राइस सेम रहेगा नहीं, जैसे मान लो कोई वस्तु 10 रुपये तो वो भी 10 रुपये होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा सा क्वालिटी अलग कर दिया जाएगा, उसमें थोड़ा सा उसका रंग उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाएगा। जैसे कि साबुन का मान लीजिए कि अगर 10 रुपये में अगर लक्स साबुन मिल रहा है तो 10 रुपये आपको देखिए लाइफ बॉय का मिलेगा, डिटॉल का भी साबुन मिलेगा, सब 10 रुपये में मिल रहा है। लेकिन सबने क्या किया, वस्तु का विभेद किया, उसने थोड़ा थोड़ा करके अपने वस्तु में डिफरेंट ला दिया। यही होता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 में आता है एकाधिकार बाजार, जिसे बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली क्या होता है कि एकाधिकार बाजार उस दशा को कहा जाएगा जिसमें वस्तु का अकेला उत्पादक होता है और उनकी स्थानापन्न वस्तु का भी कोई उत्पादक नहीं होता है। एकाधिकार का मतलब है कि जब किसी बाजार में एक वस्तु का उत्पादन सिर्फ एक ही अकेला उत्पादक करता हो। यानी मान लीजिए कोई एक वस्तु का कोई एक साबुन का उत्पादन कर रहा है तो उस साबुन का सिर्फ पूरे बाजार में अकेला उत्पादन करता है। उस तरह के साबुन का उत्पादन वहाँ उस बाजार में कोई नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ अकेला होता है, इसलिए मोनोपोली कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी वस्तु है कि उसके जगह पर भी दूसरा कोई साबुन उपलब्ध नहीं था। अगर कोई मान लो ऐसा सामान बना रहा है जो सिर्फ वही कंपनी बना रही है, उसके सिवा उस तरह के कोई भी वस्तु कोई और कंपनी नहीं बना रही, इसे बोलता है एकाधिकार बाजार। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत जो भी कीमत निर्धारण करता है वो सिर्फ एकाधिकार उत्पादक करता ही करता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होता है कि उसको जितना मन होता है अपने वस्तु कीमत उतना रख लेता है, क्योंकि उसकी जगह कोई और दूसरा वस्तु है ही नहीं कि आदमी दूसरा मान लो उसकी जगह अगर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो दूसरा सामान खरीद लिया, तो उसका कोई वस्तु और बाजार में है ही नहीं, इसलिए एकाधिकार के अंतर्गत ही बाजार आती है। उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं क्या है हमारा आगे कार्य के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। यानी हम क्या करेंगे, कार्य के आधार पर यानी फंक्शन के आधार पर बाजार का वर्गीकरण करेंगे। तो कार्य के आधार पर बाजार को 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 विशिष्ट बाजार यानी इसे स्पेशल मार्केट बोलते हैं। नंबर 2 में मिश्रित बाजार जिसे मिक्स्ड मार्केट बोलते हैं। नंबर 3 में नमूनों के आधार पर बाजार जिसे मार्केटिंग बाय सैम्पलिंग। और नंबर 4 में श्रेणी के आधार पर बाजार यानी मार्केटिंग बाय ग्रेड। अब विशिष्ट बाजार क्या है, चलिए अब इस चारों को एक और समझते हैं। विशिष्ट बाजार क्या है, कभी कभी किन्हीं विशेष परिस्थितियों के द्वारा कुछ वस्तुओं का बाजार एक साथ कुछ क्षेत्रों में या स्थानों में केंद्रित हो जाता है, इसे विशिष्ट बाजार कहा जाता है। उदाहरण के लिए जहाँ सभी दुकान सुनारों की होती है उससे बाजार को हम लोग उस बाजार को क्या बोलते हैं, जोड़ी बाजार बोलते हैं।
विशिष्ट बाजार में केवल एक ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है। विशिष्ट बाजार का मतलब होता है किसी खास परिस्थितियों के कारण जब किसी एक छोटे से क्षेत्र में किसी वस्तु का बाजार सीमित जाए, किसी एक वस्तु का बाजार क्या होता है वहाँ पर केंद्रित हो जाता है, तो उस बाजार को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट बाजार कहते हैं। इसमें क्या होता है, किसी एक वस्तु का उस बाजार में केवल एक ही वस्तु का क्रय विक्रय होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अपने आसपास के, जैसे हम मार्केट में जाते हैं देखते हैं ना, कोई कोई ऐसी गली होती है जो सिर्फ सुनारों की होती है, वहाँ पर सिर्फ सोने चांदी का ही क्रय विक्रय किया जाता है। कोई एक ऐसा जगह होता है जिस अनाज का ही बिक्री होता है, जिसे अनाज मंडी कहते हैं। तो इस तरह से एक विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, इसलिए हम लोग विशिष्ट बाजार कहते हैं। दूसरा आता है मिक्स्ड बाजार, जिसे बोलते हैं मिक्स्ड मार्केट, क्या है, मिश्रित बाजार। जब एक ही बाजार में एक से अधिक वस्तुओं या मिली जुली वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, तब उस बाजार को हम लोग मिश्रित बाजार या सामान्य बाजार कहते हैं। हमारा जो जनरल बाजार होता है, हम लोग जानते हैं कि जनरल बाजार यानी सामान्य बाजार जो हमारा होता है, इसमें हम लोग रेगुलर किस वस्तु खरीदने जाते हैं, वहाँ पर क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक ही बाजार में सब तरह की वस्तुएं मिलती हैं। वहाँ पर कोई चावल मिल रहा है तो कहीं दूध मिल रही है, तो कहीं सोने चांदी बिक रही है, यानी हर तरह की वस्तु आपको एक ही बाजार में मिल जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित बाजार बोलते हैं ना, जो कि हमारे ज़्यादातर बाजार इसी के अंतर्गत आती हैं। नंबर 3 में आता है नमूनों के आधार पर बाजार, मार्केटिंग बाय सैम्पलिंग। वर्तमान समय में बड़े पैमानों पर क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाने लगा है। वर्तमान समय में माल बेचने वाले मिलों या फर्मों के द्वारा अपने प्रतिनिधि को वस्तुओं के नमूने दे दिए जाते हैं और उन्हें उन नमूनों को दिखाकर माल का ऑर्डर कर लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था कपड़े, ऊन तथा रंग, पेंट आदि क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय होती जा रही है। सैम्पलिंग बाजार में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम दुकान में गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो कुछ जो हमारा सामान इस प्रकार का होता है कि उसको हम सारे स्टॉक आपको नहीं दिखा सकते, उसमें आपको एक थोड़ा सा सैंपल दे दिया। उसमें क्या होता है कि नमूनों के आधार का जो बाजार होता है उसमें दिखाया जाता है कि आपको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सैंपल, किसी वस्तु का थोड़ा सा सैंपल दे दिया जाता है कि देखिए वस्तु इस टाइप में है, आप उस सैंपल के आधार पर आप पूरे वस्तु जितना चाहे आप खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक पेंट की दुकान में गए, तो आप तो जानते हैं कि जितना पेंट रहता है आपको पूरा खोल के नहीं दिखाता, एक छोटे से डब्बे से आपको पेंट थोड़ा सा निकाल के वो दिखा देता है कि देखिए इस कलर का, इसका क्वालिटी ऐसा होगा, अगर आपको पसंद है तो लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो उसके अनुसार आपको जितना जरूरत है उतना पेंट खरीद लीजिए। तो इन नमूनों के आधार पर जो बाजार में खरीद बिक्री की जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नमूनों के आधार पर बाजार बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में आता है श्रेणी के आधार पर बाजार, यानी मार्केटिंग बाय ग्रेड के अनुसार में। वर्तमान समय में ग्रेड के द्वारा वस्तुओं के क्रय विक्रय में बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस व्यवस्था में वस्तु को कई ग्रेडों और ग्रेड 2 में विभाजित कर दिया जाता है और उन्हीं ग्रेडों के आधार पर वस्तु का सौदा किया जाता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशों में गेहूं, कपास, टीन आदि का व्यापार ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर संपन्न किया जाता है। अब ग्रेड में क्या होता है कि आजकल डेट में क्या किया जाता है, किसी वस्तु को उसको ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, जैसे इसको क्वालिटी होती है उसके अनुसार उसे ग्रेड दिया जाता है और उसी ग्रेड के आधार पर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। अगर उसका ग्रेड अच्छा है तो उससे ज़्यादा प्राइस में उसका सेल एंड परचेज होगा, और अगर किसी का ग्रेड कम है तो उसे कम दाम पर उसे खरीदा और बेचा जाएगा। तो इस तरह से ग्रेड के अनुसार पर किसी वस्तु का भी सेलिंग होता है। इस प्रकार के जो ग्रेड होती है वो सब क्या होते हैं, वो सब तुम्हारा श्रेणी के आधार वाले क्षेत्र के अंदर वो तो बाजार आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी, यानी वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। अब वैधानिकता के आधार पर बाजार को दो भागों में बांटा जाता है। नंबर उचित बाजार, यानी जिसे फेयर मार्केट बोलते हैं, और दूसरा अवैध बाजार जिसे इलीगल मार्केट बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे बाजार में ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इलीगल अवैध तरीक़ा से किसी वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, तो वो तुम्हारा अवैध बाजार के अंतर्गत। अब जानते हैं कि उचित बाजार क्या है और अवैध बाजार क्या है। तो सबसे पहले बात करें उचित बाजार के बारे में। तो जब किसी बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से किया जाता है और उपभोक्ताओं को वस्तु उचित कीमत दर पर मिल जाती है, तो उसे उचित बाजार कहा जाता है। उचित बाजार का मतलब यह होता है कि जब किसी बाजार में किसी वस्तु का क्रय विक्रय सरकारी हस्तक्षेप से, यानी सरकार के कंट्रोल के द्वारा होता है, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होती है किसी वस्तु को उचित कीमत पर अगर उपभोक्ताओं को वस्तु मिलती है तो उसे उन्हें उचित बाजार कहते हैं। और अवैध बाजार क्या है, तो जब किसी वस्तु का क्रय विक्रय सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों से कम या ज़्यादा में बेचा जाता है या खरीदा जाता है, तब उस बाजार को अवैध बाजार कहा जाता है। अवैध बाजार का मतलब होता है कि सरकार जो
जो सरकार ने जो रेट निर्धारित किया है किसी वस्तु का, उससे ज़्यादा या कम में खरीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसे अवैध बाजार कहते हैं। ठीक है, अब चलते आगे देखते हैं क्या है। अब आता है वस्तुओं के प्रकृति के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, यानी वस्तु के प्रकृति के लिए उसके नेचर के आधार पर अगर बाजार का कितने भागों में बांटा जाता है तो उसे हम 3 भागों में बांटते हैं ना। नंबर 1 उपज बाजार जिसे बोलते हैं प्रोड्यूस मार्केट, नंबर 2 स्कंद बाजार जिसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट, और नंबर 3 आता है धातु बाजार जिसे बोलते हैं बुलियन मार्केट। अब उपज बाजार क्या है, तो जिस बाजार में उत्पादित वस्तुओं के क्रय विक्रय होते हैं उसे उपज बाजार कहते हैं। उपज बाजार के अंतर्गत होता है कि जो वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ यानी जो वस्तु उत्पादित किए गए हैं यदि उसका क्रय विक्रय होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं उपज बाजार कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का उत्पादन से मान लीजिए चावल गेहूँ का उत्पादन हुआ है तो अगर उस प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है तो प्रोड्यूस मार्केट के अंतर्गत आएगा। नंबर 2 में आप बात करते हैं स्कंद मार्केट या स्टॉक मार्केट, तो जिस बाजार में अंश प्रतिभूतियों तथा स्टॉक आदि के सौदे होते हैं उसे स्कंद बाजार कहते हैं। वो जानते हैं ना हुंडियाँ जिसे बोलते हैं स्टॉक, ये सब बेचा जाता है ना, स्टॉक बेचते हैं हम लोग, कुछ कुछ अंश बेचती है सरकार, कुछ कुछ अपना प्रतिभूतियाँ बॉन्ड सब बेचे जाता है ना, वो सब स्कंद बाजार के अंतर्गत आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंतर्गत आता है। स्टॉक मार्केट नाम तो आपने सुना ही होगा। नंबर 3 में आता है धातु बाजार जिसमें बोलते हैं कि जब किसी बाजार में धातु बेचा जाता है, धातु मतलब सोने चांदी इस तरह की अगर कोई वस्तुओं को बेचा जाता है तो वो सब हमारे क्या आता है धातु बाजार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझ लिया कि बाजार क्या है, बाजार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, बाजार की प्रमुख परिभाषाएं क्या है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बाजार को कौन कौन से भागों में, अगर आपको पूछ दिया जाए कि कोई वस्तु का अब कंडीशन दे दिया जाएगा कि वस्तु अगर इस कंडीशन में बेचा जा रहा है तो किस प्रकार के बाजार के अंतर्गत आएगा, तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। या तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाजार क्या है उसकी परिभाषा दीजिए एवं उसके वर्गीकरण को उल्लेख कीजिए, तो आप मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं ना। तो चलो, अगर आपको दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको जल्दी जल्दी उसका नोटिफिकेशन भी मिलता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज पर हमारा पेज है SSK नॉलेज के नाम से, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ भी देते रहते हैं साथ में। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर भी हमारा वीडियो आपको यूट्यूब के अलावा भी आप हमें फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।